Hello everyone, my name is Gajendra Singh, IIT Roorkee 2010-14 बैच। एकेडमिक्स में अच्छे होने की वजह से ऐसे सीक्रेट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिस वजह से मैंने बोर्ड में टॉप किया या आईआईटी जेई में ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी 141 अचीव करने के बाद आईआईटी रुड़की के अंदर फर्स्ट आउट ऑफ 81 स्टूडेंट्स में मेरिट लिस्ट में आ गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर ऐसा होता क्या है जिस वजह से मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर पाया, अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाया, और उसका जो रीजन है, उसका जो सीक्रेट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बेसिकली होता क्या है कि हम एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, फर्स्ट टू ट्वेल्थ 15 साल स्कूल में रहते हैं और करीब 3 से 4 साल कॉलेजेस में बिताते हैं। अब ये जो 18 से 19 साल जो हम रहते हैं, हमारी एक मेन चीज की टेस्टिंग की जाती है और वो है हमारी मेमोरी। 21st सेंचुरी में हम रॉकेट बना चुके हैं, एआई के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो एजुकेशन की हालत है वो बहुत पुअर है या वो बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है। तो आखिरकार इससे हम आगे कैसे बढ़ें, इसको हम फास्ट कैसे करें, इसको हम और बेहतर कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी मेमोरी है, अगर हम उसको ठीक कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज कि जो हम एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहें तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आज का पूरी वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ आज की वर्कशॉप से आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। आपकी लाइफ में आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टेक्निक्स को समझ जाएंगे जिससे आप एकेडमिक्स में अच्छा कर पाएंगे। अब इस पूरी वर्कशॉप में सबसे पहले मैं एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा और वो है हमारी मेमोरी की दो बड़ी फाउंडेशन। ये जो दो बड़ी फाउंडेशन है, इनके बारे में आप जिक्र करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टू फाउंडेशंस ऑफ सुपर मेमोरी, जिसमें पहली जो फाउंडेशन होती है वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन। बचपन से लेके हमारे साथ में एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक होती है। अब आपका सवाल ये रहेगा कि सर ये फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब क्या है? तो फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने किसी चीज को देख लिया तो एक फोटो की तरह आप पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको ये बोला जाए कि क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि हम सबकी मेमोरी ऐसी होती है। लेकिन होता क्या है कि धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो होता क्या है कि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, और आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम अपनी मेमोरी को मतलब ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं या घर में बैठे हुए हैं, आप बैठे तो हुए हैं लेकिन आप मेंटली कहीं और होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो उस टाइम पर कम हो जाता है, राइट? तो हमारी जो पहली फाउंडेशन है वो है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो एक पर्सन है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, स्टीफन विल्शायर। इनके बारे में आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको बोला जाता है द ह्यूमन कैमरा। ठीक है, मतलब जीते जागते कैमरा हैं ये। ठीक है, एक बेस्ट से बेस्ट कैमरा भी जितना रिकॉर्ड कर पाता है ये उतना ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। यानी कि अगर एक हेलीकॉप्टर में बिठा के इनको एक शहर के ऊपर, हेलीकॉप्टर में बिठा के अगर शहर को ऊपर से दिखाया जाए और एक बार सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जब आप वापस ले आएंगे इन्हें, तो ये ड्रॉ करके पूरे के पूरे शहर को बना देंगे। ठीक है, मतलब कि उसकी ड्राइंग बना देंगे एक एक चीज के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि हम सबकी मेमोरी भी ऐसी होती है, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे 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 हमारी जो फोटोजेनिक जो मेमोरी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाती है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम कोई स्टोरी या नोवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या नोवेल्स पढ़ते हैं, जब भी कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, या कोई टीवी सीरीज देखते हैं या कोई कार्टून वीडियो देखते हैं, तब क्या होता है कि हम इंटेंशनली, नहीं चाहते हुए भी, विदाउट मतलब बार बार याद नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो याद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। स्टडी करते वक्त ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी एसोसिएशन लॉ का यूज नहीं करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज नहीं करते हैं,
विजुअलाइजेशन पावर का यूज नहीं करते हैं। जब मूवी दिखा रहे होते हैं तो एक स्टोरी की फॉर्म में होती है, एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, एक वीडियो की फॉर्म में होती है, एक इमेज की फॉर्म में होती है। हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती है, किस वे में हमारा ब्रेन स्टोर करता है चीजों को, वो करता है इमेजेस के फॉर्म में। और जहां पर इमेजेस हम लोग स्टोर नहीं करते हैं अपने दिमाग में, जब हम चीजों को इमेजेस के फॉर्म में नहीं देखते हैं, वीडियोस के फॉर्म में नहीं देखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीज हमें जबरदस्ती याद करनी पड़ती है। ये हम कवर कर चुके हैं। जो भी स्टोरी बुक्स हैं, नोवेल्स हैं, मूवीज हैं, सीरीज हैं, जहां पर वीडियो और इमेज और साउंड यूज होता है, वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, बिना फोकस किए याद रहता है, राइट। इसी तरीके से आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूं इस पूरे वर्कशॉप के अंदर, उससे कहीं ना कहीं आप विदाउट फोकस किए आप अपनी बुक्स को भी याद कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है वो है हमारी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। अब अगर विजुअलाइजेशन पावर का यूज किया जाए तो चीजें इतनी आसान हो जाती हैं, इतनी आसान हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। अभी मैं आपको बहुत सारे कीवर्ड, अननोन कीवर्ड, मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं है उनका, कोई कुछ भी नहीं है, मैं आपको याद करवा के दिखाता हूं जस्ट एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिससे आपको एक इंसाइट मिले, जिससे आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फाउंडेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं कुछ कीवर्ड्स आपको अब देने वाला हूं, और ये कीवर्ड्स आपको ना कहीं लिखने हैं, ना इनको रटना है, सिर्फ एक बार सुनना है, और फिर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इनको कनेक्ट करके आपके सामने पेश करूंगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी मेमोरी काम करती है और कितना इजी तरीके से हम बच्चों को जो एकेडमिक्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं, या उनकी पूरी रियल लाइफ में, या कंपटीशन की फाउंडेशन आज से हम बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटी सी एक्सरसाइज को। मैं 26 कीवर्ड्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं, और आपको सिर्फ एक बार एनालाइज करना है, एक बार नॉर्मल तरीके से सिर्फ सुनने हैं। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जंगल, सेकंड मैरिज, थर्ड वाटरमेलन, फोर्थ चेयर, फिफ्थ एलिफेंट, सिक्स रिंग, सेवन सलमान खान, एट वाटर टैंक, नाइन सी समुंदर, 10 कैमल, 11 मून, 12 क्रिकेट, 13 टाइगर, 14 कैटरीना कैफ, 15 एप्पल, 16 हॉर्स, 17 सी समुंदर, 18 लैपटॉप, 19 बाइक, 20 शूज, 21 फुटबॉल, 22 स्टार्स, 23 अमिताभ बच्चन, 24 वॉच, 25 केव, 26 लॉयन, और 27 रिवर। तो ये 27 कीवर्ड्स हैं, और अब हम ये देखते हैं कि आपको इनमें से कितने याद हैं। वेलकम बैक एक बार फिर से। अब आप में से बहुत सारे लोगों को 5 याद होंगे, किसी को 10 याद होंगे, किसी को ज्यादा होंगे, किसी को कम होंगे, लेकिन 27 के 27 किसी को याद नहीं होंगे। और अगर किसी को याद है, इसका मतलब आपकी मेमोरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है।
अब हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इन 27 कीवर्ड्स को एक साथ में कनेक्ट करेंगे और फिर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। किसी को रटना नहीं है, सिर्फ इसी सेशन के अंदर आपको ये 27 के 27 याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अभी जहां भी आप बैठे हैं, मान लेते हैं आंखें बंद करके हम सीधे जंगल में पहुंच गए। एक हरा भरा जंगल है जहां पर कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। जंगल बहुत अच्छा है और हम सभी लोग उस जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इस जंगल में हमें एक छोटी सी लाइट कहीं से दिखाई दे रही है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां कोई शादी हो रही है। आज के दिन कोई भी जानवर हमें चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आज जंगल में एक शादी है। तो अब हम उस शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी लोग उस शादी की तरफ चल चुके हैं। अब वहां हमने देखा कि ये तो जानवरों की शादी हो रही है। एक बहुत प्यारा सा पपी है और वहां उसकी शादी हो रही है। अब हम वहां देख रहे हैं कि सामने शादी चल रही है, तो हम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और शादी में खाने के लिए क्या मिल रहा है? वाटरमेलन मिल रहा है, क्योंकि जानवरों की शादी है तो जंगल के जो फ्रूट्स हैं वो ही वहां पर होंगे। तो जंगल के फ्रूट्स क्या है वहां पर? वाटरमेलन है। शादी में और कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। अब हम सभी लोग अपना अपना वाटरमेलन लेके कहां बैठ गए? एक चेयर सभी ने ले ली है कि चेयर पर बैठ के खा लेते हैं इसको एक बार। तो हम सभी लोग खा रहे हैं। इतने में, क्योंकि जंगल में है शादी, तो क्या होता है कि पीछे से एक हाथी आ जाता है और एक चेयर पर किक मार देता है। तो जैसे ही वो किक मारता है, तुरंत क्या हो जाता है कि एक जो रिंग है आपकी, वो रिंग कहीं खो जाती है। और अब हम टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जिसकी रिंग खोई है उसने यहां पूरा हंगामा कर दिया है कि मुझे मेरी रिंग एनी हाउ चाहिए, अदरवाइज मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस सकता हूं। तो इतने में हम लोग क्या देखते हैं कि सामने से सलमान खान आ जाते हैं और सलमान खान आकर कहते हैं कि ये लीजिए आपकी रिंग, मैं शूट कर रहा था, वहां वाटर टैंक में मुझे मिली। तो हमने उनसे पूछा कि सर वाटर टैंक कहां पर है और ये रिंग वहां कैसे पहुंच गई? ये थोड़ा रहस्यमय जंगल सा लग रहा है हमें। तो तुरंत हम सलमान खान के साथ उस वाटर टैंक के पास गए जहां पर वो रिंग उनको मिली थी। अब हमने देखा कि उसके दूसरी तरफ एक सी है, एक समुंदर है और उस समुंदर के किनारे पर एक कैमल बैठा हुआ है। और ये जो कैमल है ये नॉर्मल नहीं है, ये कैमल बहुत रहस्यमयी है। हर चीज यहां एक अलग तरीके से काम कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं सोची है। तो ये जो कैमल है ये क्या करता है? लोगों को अपने ऊपर बिठा के सीधा उड़ते हुए कहां ले जाता है? मून पर। यानी कि ये उड़ने वाला कैमल है। तो ये उड़ के सीधे कहां ले जाता है? मून के पास ले जाता है। अब जो मून है वहां पर क्रिकेट चल रहा है। अभी तक हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि T20 होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो इसी तरीके से मून के ऊपर भी लोगों ने मैच खेलना शुरू कर दिया है फ्यूचर में। क्योंकि सारी चीजें रहस्यमयी है, इसलिए कुछ भी पॉसिबल है यहां पर। ठीक है, तो अब जो मून है, मून पर जो क्रिकेट खेल रहा है वो कौन खेल रहा है? वो टाइगर खेल रहा है। और को कैप्टेंसी कौन कर रही है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ को कैप्टेंसी तो कर ही रही हैं, लेकिन एक हाथ से सेब भी खा रही हैं, एप्पल भी खा रही हैं। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। उसके बाद में वहां पर एक हॉर्स है। हम उस हॉर्स पर बैठ के नीचे आते हैं। लेके कौन जाता है? कैमल। लेकिन वापस लेके नीचे आता है एक व्हाइट हॉर्स। अब जैसे ही हम हॉर्स पर बैठे, तुरंत हम बहुत जल्दी नीचे आ गए। और नीचे कहां आए? उसी सी पर। अब वो जो सी है वहां पर बहुत सारे लहरों के साथ में लैपटॉप चले आ रहे हैं। कोई एप्पल का लैपटॉप है, कोई विंडोज का है, कोई एचपी का है, कोई डेल का है। अलग अलग कंपनियों के सारे महंगे से महंगे लैपटॉप लहरों के साथ में चले आ रहे हैं और वो वाटर प्रूफ है। अब क्या होता है कि जैसे ही लैपटॉप आता है तो आपकी जो फेवरेट बाइक है, जैसे ही आप उस लैपटॉप को खोलते हैं तुरंत आपकी बाइक सामने आ जाती है। ये तो बड़ा बड़ा अच्छा हो जाता है कि लैपटॉप ओपन करते ही वो बाइक वहां पर आ जाती है। अब आप क्या करते हैं? आप जैसे ही बाइक पर बैठते हैं और बाइक पर बैठने के साथ में आपके पैरों के अंदर आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स शूज हैं अपने आप पैरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि तुरंत उधर से एक फुटबॉल भी आती है। अब जो फुटबॉल आती है तो आप उसमें एक किक मारते हैं। जैसे ही मारते हैं तो फुटबॉल फट जाती है और उसमें से क्या निकलते हैं? स्टार्स निकलते हैं बहुत सारे। अब ये नॉर्मल स्टार वो नहीं है जो आसमान में हम देखते हैं, ये वो स्टार हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब हो गए, शाहरुख खान हो गए, इस टाइप से। तो उसमें स्टार में से सबसे पहले कौन निकलते हैं? अमिताभ बच्चन जी निकलते हैं। और अमिताभ बच्चन जी जैसे ही निकलते हैं तो उनके हाथ में जो वॉच होती है, आप वो वॉच देखते हैं और बोलते हैं सर ये तो मेरी वॉच है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं अरे भाई ये तो हमें एक शूटिंग के दौरान एक केव में मिली। तो हम पूछते हैं कि सर हमें भी ले चलिए वहां पर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे साथ चलिए। तो हम अमिताभ बच्चन साहब की गाड़ी में बैठकर सीधे कहां पहुंच गए?
उस केव में। अब उस केव के अंदर हमने देखा कि सामने एक शेर बैठा हुआ है और वो जो घड़ी थी वो शेर ने ही अमिताभ बच्चन साहब को दी थी। तो उन्होंने कहा डरो मत, ये हमने ट्रेन किया हुआ है तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस केव के बाहर एक रिवर है। तो इस तरीके से हमने 27 कीवर्ड्स को एक स्टोरी से जोड़ दिया। अब दूसरी बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहां पहुंच गए? जंगल में। जंगल में क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। जंगल में जो शादी हो रही थी उसमें खाने के लिए क्या मिल रहा था? वाटरमेलन मिल रहा था। वाटरमेलन लेके हम कहां बैठ गए? एक चेयर पर बैठ गए। जब चेयर पर बैठे तो किसने किक मार दी? एलिफेंट ने मार दी। उसके बाद हमारे हाथ से क्या खो गई? एक रिंग खो गई। जब रिंग खोई तो कौन लेके उसको आया? सलमान खान लेके आए। सलमान खान से हमने पूछा ये कहां मिली है, तो उन्होंने क्या बोला? वाटर टैंक में। वाटर टैंक के दूसरी तरफ क्या था? एक सी, एक समुंदर। उस समुंदर के किनारे पर कौन बैठा हुआ था? एक कैमल बैठा हुआ था। वो कैमल हमें कहां लेके गया? मून पर लेके गया। मून पर क्या चल रहा था? क्रिकेट चल रहा था। क्रिकेट कौन खेल रहा था? कैप्टेंसी कौन कर रहा था? टाइगर कर रहा था। जो टाइगर के को कैप्टेंसी में कौन थी? कैटरीना कैफ थी। कैटरीना कैफ के हाथ में क्या था? एप्पल थी। उसके बाद में हम नीचे कैसे आए? हम हॉर्स के थ्रू आए। हॉर्स ने जैसे ही नीचे छोड़ा तो लहरों के साथ में क्या चले आ रहे थे? लैपटॉप चला आ रहा था। जैसे ही लैपटॉप खोला तो क्या हुआ? एक बाइक सामने आ गई निकल के। जैसे ही हम बाइक पर बैठे तो क्या हुआ? हम शूज पहन लिए हमने। शूज से जब किक मारी फुटबॉल में तो क्या हुआ? स्टार्स निकले। स्टार्स में कौन निकला? अमिताभ बच्चन साहब निकले। अमिताभ बच्चन साहब जब निकले तो उनके हाथ में क्या था? एक वॉच थी। वो उनको कहां मिली थी? एक केव में। केव में किसने उनको दी थी? एक लॉयन ने। और केव के बाहर क्या था? एक रिवर। एक आखिरी बार और रिपीट करेंगे और उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको 27 के 27 याद हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में क्या हुआ था? एक शादी चल रही थी। शादी के बाद क्या हुआ? वाटरमेलन खाने लग गए। कहां बैठ गए? चेयर पर। चेयर के बाद में क्या हुआ? एक एलिफेंट आया, उसने किक मार दी और रिंग हो गई। रिंग कहां मिली? कौन लेके आया? सलमान खान लेके आए। सलमान खान कहां से लेके आए? एक वाटर टैंक से। वाटर टैंक के दूसरी साइड क्या था? एक सी था, समुंदर था। समुंदर के किनारे कौन था? कैमल था। कैमल उड़ने वाला था तो कहां ले गया? मून पर ले गया। मून पर क्या चल रहा था? कौन सा गेम चल रहा था? क्रिकेट चल रहा था। क्रिकेट कौन खेल रहा था? कैप्टेंसी कौन कर रहा था? टाइगर। टाइगर के सामने को कैप्टेंसी में कौन थी? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को कैप्टेंसी कर रही थी। क्या खाते हुए? उनके हाथ में एक एप्पल था। उसके बाद जब हम हॉर्स के थ्रू हम नीचे आ गए, हॉर्स पर बैठ के नीचे जैसे ही आए तो क्या हो रहा था? लहरों से क्या आ रहे थे? लैपटॉप आ रहे थे। लैपटॉप ओपन किया तो क्या हुआ? आपकी फेवरेट बाइक आ गई। फेवरेट बाइक के बाद में जब आप उस पर बैठे तो क्या हुआ? नए शूज मिल गए आपको। उसके बाद में एक फुटबॉल वहां आई। फुटबॉल को जैसे ही आपने किक किया इमीडिएटली क्या हुआ? स्टार्स निकल गए। स्टार्स में सबसे पहले कौन निकले? अमिताभ बच्चन साहब निकले। अमिताभ बच्चन जब निकले तो उनके हाथ में क्या था? एक वॉच थी, एक घड़ी थी। वो उनको कहां मिली थी? एक केव में। किसने दी थी? एक लॉयन ने। और केव के बाहर क्या था? एक रिवर। अब बिना स्टोरी के माध्यम से आप बताएं कि आपको कितने कितने याद हैं। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आपको इसका डेमो देने के लिए कि हमारी मेमोरी आखिर कैसे काम करती है जब हम एसोसिएशन लगा देते हैं, जब हम एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और मल्टीपल टेक्निक समझेंगे जिससे बच्चों को एकेडमिक्स के अंदर बहुत बेनिफिट हो सकता है। और जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। आज से हम बच्चों की फाउंडेशन बना सकते हैं। आज से उनको उतना सक्षम बना सकते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो भी उनकी एकेडमिक स्टडीज से रिलेटेड है। इससे पहले ऑब्जर्वेशन को समझा, विजुअलाइजेशन को समझा, अब समझते हैं इमेजिनेशन को। ठीक है, तो ये जो नया मेथड है स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, IWM मेथड, इमेजिन विद मी। इमेजिन विद मी। अब इसको कैसे यूज करते हैं इस टेक्निक को, और बहुत ही आपके फायदे के लिए, बहुत ही आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो IWM मतलब कि इजीएस्ट वे टू रिमेंबर मोस्ट डिफिकल्ट आंसर। कोई भी आंसर आपको याद करने, कोई भी पैराग्राफ आपको याद करना है, वो डिफिकल्ट जो होते हैं उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं, ये हम इस मेथड के अंदर समझने वाले हैं। इसमें किन किन चीजों के लिए ये यूजफुल रहेगा? जो भी पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपके हैं, जो भी
पूरे 18 साल स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी से रिलेटेड है, उस थ्योरी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये मेथड अकेला काम में आने वाला है। ठीक है। नोट्स जो आप बनाते हैं, कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, वो आपको याद रहेगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स हो गए, हिस्ट्री के बुक्स हो गए, ठीक है, पॉलिटी के हो गए, या जिस इस तरीके के एनवायरनमेंट के हो गए, इन सारी चीजों के अंदर ये आपका IWM इमेजिन विद मी काम में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके मेन 3 रूल होते हैं। ठीक है, 3 रूल क्या होते हैं, 3 सिचुएशन क्या बनती हैं। कोई भी चीज जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको क्या करना है, सिचुएशन 3 लेनी है। वहां पर पहली सिचुएशन लेनी है, आई एम डूइंग इट। ठीक है, कि उस काम को मैं खुद कर रहा हूं। अभी डिटेल में समझेंगे कैसे होता है। दूसरी होता है, इट इज हैपनिंग ऑन मी, यानी कि मैं उस सिचुएशन के अंदर में हूं। ये हमारी दूसरी सिचुएशन होती है। तीसरी सिचुएशन होती है कि ये जो घटना है या जो भी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो मेरे सामने घट रही है। ठीक है, यानी कि मैं उसको सामने घटते हुए देख रहा हूं। ये 3 सिचुएशन होती हैं। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में चलेंगे कि IWM के अंदर क्या क्या चीजें हमने ली हैं। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। कोई भी ले सकते हैं, जिनको जो भी पसंद है। चाहे हम गांधी जी की बात करें, चाहे हम नेहरू जी की बात करें, चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे हम तात्या टोपे की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें इनमें से। ठीक है, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, या कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, अगर हमें इनकी कोई भी चीज जो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में की है अगर हमें समझनी है तो हम क्या करेंगे, हम 3 कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी ने अपनी लाइफ में जो जो काम किए, जो जो इवेंट किए, जो जो घटनाएं उनके साथ में हुई, आपको 3 कॉन्सेप्ट लगाने हैं। सबसे पहली तो ये लगानी है कि मैं खुद अगर गांधी जी की जगह होता, या गांधी जी नहीं है, सपोज मैं उनकी जगह पर हूं, तो उन्होंने सपोज दांडी मार्च यात्रा निकाली, तो उसके अंदर आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप खुद उस यात्रा को निकाल रहे हैं, आप गांधी जी हैं। ठीक है, पहली चीज आप ये करेंगे, इमेजिन करेंगे उस सिचुएशन को, उस पूरी बुक को, उस टॉपिक को। अगर आप कुछ सुन रहे होंगे तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप खुद गांधी जी हैं उस समय पर। यह आपका पहली चीज हो जाती है। तो अगर आप गांधी जी हैं, उनकी लाइफ की कोई भी घटना आप अगर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपको पहली चीज क्या इमेजिन करनी है कि आप खुद गांधी जी हैं। और उस पूरे इवेंट को, कि वहां पर कितने लोग हैं, आपके साइड में कौन है, आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, आप क्या बोल रहे हैं, जो गांधी जी ने बोला वो आपको खुद अपने मुंह से बोलना है, गांधी जी की तरह एक्टिंग करके। ठीक है, पहली चीज ये हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जहां पर गांधी जी खड़े हैं आप भी उसी उसी इवेंट के अंदर हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है। और तीसरी चीज ये हो जाती है कि मान लेते हैं दांडी मार्च यात्रा निकल रही है आपके सामने, और आप एक बहुत बड़े, मतलब आपकी जो बॉडी है, आप बहुत बड़े हैं। बड़े से मेरा मतलब है कि इतने बड़े हैं कि वो छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने इतना बड़ा मान लिया कि वो जैसे आप एक क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे हुए हैं और वहां जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने चल रहा है। इस तरीके से आपकी तीसरी सिचुएशन होती है कि आप अपने सामने उस चीज को घटते हुए देख रहे हैं। और बेस्ट चीज ये होती है कि जब ये हो रहा है, ये तीनों सिचुएशन, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आजकल यूट्यूब पर भी काफी कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो पुरानी कोई घटना है उससे रिलेटेड हैं, तो वो भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, सो दैट आपकी इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन पावर अगर अच्छी है तो आपको वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप वो वीडियो भी देखें तो भी आपको ये इमेजिन करना है कि आप खुद उस रोल को अदा कर रहे हैं, या आप उस इवेंट में, उस घटना में, उस बड़ी जो एक हिस्ट्री बनाई गई थी उसका आप पार्ट थे, आप हिस्सा थे, और आप उसके अंदर हैं। तीसरी, आप उसको अपने सामने घटते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 सिचुएशन हो जाती हैं। हिस्ट्री हो गया। सेकंड, अगर मान लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को हिटलर मानने लग जाए उस समय, पढ़ते वक्त। रियल लाइफ में नहीं बनना है, सिर्फ पढ़ते वक्त आपको हिटलर की तरह एक्ट करना है। ये आपका पहली वाली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि हिटलर जहां कुछ भी कर रहा है उस टाइम पर
आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप वो सब कुछ वहां पर उस इवेंट के अंदर हैं जहां पर वो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, आप खुद वहां पर मौजूद हैं। तीसरी सिचुएशन ये होगी कि आपके सामने, जैसे मान लीजिए एक स्टेडियम के अंदर, एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और आप वहां ऊपर से देख रहे हैं कि देखो क्या क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये सब कौन सा देश क्या कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जब आप इमेजिनेशन करके सोचेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और लंबे टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को या उस चीज को आप याद रख पाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि आपने पूरी अर्थ को अपने हाथ में लिया हुआ है, राइट। उसके अंदर भी आपको 3 सिचुएशन लेनी है। सबसे पहली चीज कि आप खुद एक टेक्टोनिक प्लेट हैं, तो किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे। दूसरी, वो जो टेक्टोनिक प्लेट है आप उसके साथ में ही वहां पर कहीं हैं। तीसरी सिचुएशन कि आप अपने सामने उस टेक्टोनिक प्लेट्स को देख रहे हैं, जो कुछ भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आप उसकी आवाज को भी फील करेंगे कि जब प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं या हिलती हैं अपनी जगह से, दूसरी अपनी शिफ्ट करती हैं पोजीशन को, तो किस तरीके की आवाज आती है। ऐसे कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर उतनी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं, आपने अर्थ को अपने हाथ में ले लिया है और 2 टुकड़े करके आप देख रहे हैं कि अंदर किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स काम करती हैं, या किस तरीके से जब बारिश आती है तो किस तरीके से समुद्र से वो भाप बन के ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, फिर जब वो भारी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे पानी गिरता है। किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, किस तरीके से हमारा एनवायरमेंट के अंदर अगर कुछ भी आपको पढ़ना है तो ये 3 सिचुएशन आपको इमेजिन करनी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। सपोज आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए आप क्या इमेजिन करेंगे कि आप खुद वो प्लांट हैं, खुद ही वो पेड़ हैं, खुद ही वो पत्ती हैं, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है, कोई हीट आ रही है, अगर आप एक पेड़ होते, अगर आप एक प्लांट होते, अगर आप एक पेड़ की पत्ती होते, तो जो लाइट पड़ती, क्या वो हल्का सा गर्म लगता है आपको? क्या जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन को अगर छोड़ते, तो किस तरीके से आपकी बॉडी काम करती। तो जब भी आप उसे पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से ग्रोथ हो रही होगी। तो ये 3 सिचुएशन आपको यहां भी लगानी है। आप खुद पेड़ हैं, पेड़ आपके साथ में है, उसके अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और तीसरी चीज, पेड़ आपके सामने बढ़ रहा है, आप वो भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम कोई भी सिचुएशन हमारी एनवायरमेंट की हो या हमारे प्लांटेशन की हो, वो भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो फूड हमारे अंदर जाता है, सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं और जब हम अपने टंग के ऊपर रख के जब वो अंदर जाता है, निगलते हैं हम, तो किस तरीके से वो बॉडी के अंदर जाता है आप खुद फील करें कि अगर आप वो जो फूड का जो बाइट है, स्मॉलेस्ट बाइट है, जब वो अंदर जाएगा, अगर आप वो खुद होते तो किन किन एरिया से गुजर रहे होते, ठीक है। स्टमक में जब जाते तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते, कौन से न्यूट्रिशन कहाँ निकल रहे होते, और आपकी बॉडी के ऊपर किस तरीके से डाइजेशन काम कर रहा होता, वो आप देख सकते थे। दूसरा ये है कि अगर आप कोई और ऑर्गन होते और आपके सामने से अगर वो जा रहा होता, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तीसरा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने विजुअल फॉर्म में, एक वीडियो की फॉर्म में जब तिनका अंदर जा रहा है फूड का, तो किस तरीके से जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से डाइजेशन काम कर रहा है। अगर आपने ये विजुअलाइज कर लिया, अगर आपने ये इमेजिन कर लिया, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आपको ये ज्यादा याद रहेगा जितना अभी कंपैरेटिवली रहता है। एक और चीज आता है, सपोज पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिक्स में सपोज आपको पूरा सिस्टम समझना है, किस तरीके से काम करता है। तो पॉलिटिक्स को जब आप समझेंगे, अगर आप जज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर जज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स पढ़ने हैं, या सपोज पॉलिटिक्स के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अगर आपको एमएलए की या एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, या किसी सरपंच की, या किसी पंच की, या किसी वार्ड मेंबर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को समझना है, या किसी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रूल्स के बारे में समझना है, तो आप क्या करेंगे। आप पहली चीज तो क्या इमेजिन करेंगे कि आप खुद ही चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, या एमएलए बन चुके हैं, या सरपंच बन चुके हैं, या प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं,
ठीक है। तो अब आप जब अपना पूरा भार लेने वाले हैं, किस तरीके से आपको ओथ लेनी है, किस तरीके से आप कंट्री के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको खुद के ऊपर इमेजिन करके देखनी है कि आपको अगर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो किस तरीके से आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। इस तरीके से जब आप करते हैं, ये पहली चीज हो जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में आपको बिठाया हुआ है और आप सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करने के लिए भारत सरकार ने अपॉइंट किया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं आपको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, IWM कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके अंदर कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। दो की पॉइंट होते हैं यहां पर। सबसे पहले रीड विद IWM, कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या उसको सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, IWM मतलब कि इमेजिनेशन के साथ में उसको पढ़ना है। इमेजिनेशन करने के बाद में फिर क्या करना है, एक पेज करने के बाद में या कुछ एक बड़ा पैराग्राफ करने के बाद में आपको वो इमेजिन करना है, आईज क्लोज करके एक बार उसे इमेजिन करना है, जो भी आपने अभी पढ़ा है या इमेजिन किया था पढ़ते पढ़ते। ये हमारे दो मेन की पॉइंट हो गए। इसके साथ में फिर तीनों चीजों को आप कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी कोई बुक है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आज आपको उतना याद नहीं था, एक बार आप उसे इमेजिन कर लें। अब हम 2 मिनट का एक टाइम लेंगे और 2 मिनट के अंदर कोई भी टॉपिक, जो बच्चे हैं, जो इवन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक उठा लें, हिस्ट्री का, एनवायरमेंट का, जिस तरीके से हमने शेयर किया है। अगर आप कोई भी टॉपिक अभी याद करना चाहें तो जिसमें आपको 10-15 मिनट लगते हैं तब भी याद नहीं होता है, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपको पहले से करीब 4 या 5 गुना, मतलब टाइम को हम 5 गुना कम कर देंगे और इंपैक्ट 5 गुना ज्यादा इससे बढ़ जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जर्वेशन को बढ़ा लें, विजुअलाइजेशन को बढ़ा लें और अगर इमेजिनेशन को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो काफी कुछ हेल्प आपकी सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट से होने वाली है एकेडमिक्स में। तो जो भी लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आगे जब भी आप यूज करें, एटलीस्ट इन टेक्निक को यूज करें, सो दैट आपके पास में एक बेटर ऑप्शन हो ज्यादा समय के लिए चीजों को याद रखने का। ठीक है, तो इसी क्रम में इसका रिजल्ट आपको मिल गया होगा। और अगर अभी नहीं मिला है, अभी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो लेटर ऑन इसको जरूर इंप्लीमेंट कर लें। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। मैथमेटिक्स से सबको डर लगता है, ठीक है, तो हम थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इतनी फास्ट कर लें कि हम ब्रेन के अंदर ही उसको काउंट कर सकें, या उसको, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट के अंदर किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कर सकें। तो इसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 को समझते हैं। अब जो हमारी अगली टेक्निक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर सकते हैं जहां ना पेपर की जरूरत पड़े, ना पेन की जरूरत पड़े और ना किसी नोटबुक की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आइए अब इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 को समझते हैं। ठीक इसी तरह से 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 4-5 डिजिट्स तक करवाऊंगा ये, कि कोई भी कैलकुलेशन अगर है तो कैसे आप 5 गुना स्पीड से उस कैलकुलेशन को, मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ये हम आपकी मैथमेटिक्स को बहुत फास्ट करने के लिए ये टेक्निक हमने बना दी है। तो सबसे पहले समझते हैं 11 की मल्टीप्लिकेशन को, जिसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारे पास में ये 26 है और 26 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी डिजिट हो, यहां 26 की जगह ये 28 हो सकती है, 28 की जगह ये 34 हो सकती है, 55 हो सकती है, 94 हो सकती है, 105 हो सकती है, 206 हो सकती है, या कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस एक शर्त है कि जो दूसरी साइड हो वो 11 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए 2 डिजिट का हम समझते हैं कि अगर 26 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर क्या आता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट साइड में है, जैसे 26 में, 26 में लेफ्ट साइड कौन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 है, तो इसको ले जाएंगे हम कहां, लेफ्ट में। और जो हमारा 6 है वो राइट साइड डिजिट है, तो राइट वाली डिजिट को कहां ले जाएंगे, राइट में। यानी कि 2, 6, 2 को लेफ्ट में और 6 को राइट में ले जाएंगे। और जो बीच का गैप है, यानी कि 2 और 6 लेफ्ट राइट के जो मिडिल में आएगा, वो आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को ही हम ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि 2 + 6
ये 2 + 6 क्या बन जाता है 8, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 286 हो जाएगा। अब ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग 34। तो 34 में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 3 के लेफ्ट में क्या ले जाएंगे 3 को, और 4 को ले जाएंगे हम राइट में, और 3 + 4 को ऐड कर देंगे मिडिल में। इस तरीके से ये 4 + 3 क्या होता है 7 हो जाता है। तो 374, यानी कि 34 था, हम 3 को लेफ्ट में ले गए, 4 को राइट में ले गए, 3 + 4 को हमने बीच में जोड़ के ऐड कर दिया, तो 374 ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से 2 डिजिट हो जाते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको 5 एग्जाम्पल करने के लिए बोलूं, देखिए कोई पेन नहीं लेना है, कोई पेपर नहीं लेना है, इसमें जरूरत ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 43 × 11 करना है आपको, लेकिन माइंड में करना है आपके, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप अपने माइंड में करके देखें ये कैलकुलेशन। 4 लेफ्ट में, 3 राइट में, और 4 + 3 मिडिल में, तो 473 यह आपका आंसर हो जाता है। मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसी तरीके से हम 54 × 11, 5 सेकंड में आंसर आपको लेना है। इसी तरीके से 62 × 11, 6 लेफ्ट में, 2 राइट में, और 6 + 2 मिडिल में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने ये सारी डिजिट के आंसर कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 71 × 11 हो जाएगा, इसी तरीके से 81 × 11 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, आप भी मैच कर लें। 43 को जब किया तो 4 लेफ्ट में आ गया, 3 राइट में आ गया, और 4 + 3 मिडिल में आ गया, यानी कि 7 मिडिल में आ गया, तो 473 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक इसी तरह से 54, 5 कहां आ गया लेफ्ट में, 4 कहां आ गया राइट में, और 5 + 4 कहां आ गया मिडिल में। तो किसी पेन की जरूरत नहीं है, किसी पेपर की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबके सब अपने माइंड में ही वो कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से 6 + 2 यानी कि 682, 6 लेफ्ट में, 2 राइट में, और 6 + 2 8 हो गया जो मिडिल में आ गया। इसी तरीके से 71 हो जाएगा, 7 लेफ्ट में, 1 राइट में, और 7 + 1 8 मिडिल में हो जाएगा। इसी तरीके से 81 हो जाएगा, 8 1 और 8 + 1 मिडिल में, यानी कि 891। तो ये आपके आंसर आगे होंगे, आपने मैच कर लिए होंगे। अब ये हो जाती है हमारे 2 डिजिट्स। अब हमें कुछ ऐसे भी लेने हैं एग्जांपल जिनके अंदर कैरी ओवर आता है, यानी कि जब बीच की जो डिजिट है जो मिडिल में हमने ऐड किया है, जैसे 43 में 4 + 3 को जब ऐड किया है, तो इसमें तो हमारा 9 से ऊपर गया नहीं, इसलिए कैरी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हमें कैरी की जरूरत पड़ जाए तो कैरी ओवर वाले एग्जाम्पल को और हम समझ लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, हल्की सी कैलकुलेशन आपकी और लेंदी जाएगी, थोड़ी सी 48 × 11 अगर करते हैं, 4 लेफ्ट में आ गया, 8 राइट में आ गया, और 4 + 8 बीच में आ गया, यानी कि मिडिल में आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो 4 है इस 4 को लेफ्ट में ले लिया, ये जो 8 है इस 8 को राइट में ले लिया, और ये जो 4 + 8 है इसको मिडिल में ले लिया। अब 4 + 8 क्या होता है 12 होता है, तो 12 का हमने 2 ले लिया। बहुत सारे बच्चे जो कैलकुलेशन एटलीस्ट इतनी जानते हैं कि 8 + 4 कितने होते हैं वो समझ गए होंगे, 12 होते हैं, 12 होते हैं। 12 का हमने 2 ले लिया, और एक कैरी ओवर कहां लगा दिया, एक ऊपर ले लिया उसके, क्योंकि ये कैरी ओवर का क्या मतलब होता है 1, और ये 1 कहां जुड़ेगा जाके फिर 4 के अंदर जुड़ेगा। तो जब इस कैरी ओवर को हटाएंगे हम तो ये 4 के साथ में ऐड हो जाएगा। तो जो आंसर आपका आएगा, जो जवाब आपका आएगा, वो आएगा 528। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको कवर कर रहा हूं आपके लिए। 4 में हमने लेफ्ट में ले लिया 4 को, 8 को हमने राइट में ले लिया, 4 + 8 को मिडिल में ले लिया। जब हम 4 और 8 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, और ये 12 की एक कैरी ओवर चली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये जो मात्रा आई एक, इसको हमने कहां जोड़ दिया, इस कैरी ओवर को कहां ऐड कर देंगे, 4 में कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 + 1 5, 2 एज इट इज, 8 एज इट इज, तो 528। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 67 × 11।
यानी कि 6 हमारा लेफ्ट में ले लिया, 7 हमारा राइट में ले लिया। दिमाग के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, 67 आपके सामने लिखा हुआ है, 6 लेफ्ट में ले लिया, 7 राइट में ले लिया, 6 + 7 मिडिल में ले लिया। अगेन आप देखेंगे 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 का फिर से एक कैरी ओवर आ जाएगा। तो जो लेफ्ट का 6 है, ये कैरी ओवर जब उधर जाएगा, फॉरवर्ड होगा, तो वो 6 + 1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7 3 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से स्क्रीन पर देखें, ये जो 6 है 67 में आपका, इसको हमने लेफ्ट में ले लिया, 7 जो है उसको राइट में ले लिया, 6 और 7 है उसको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद वो 13 हुआ। 13 में से एक उठ के कहां चला गया, एक कैरी ओवर हो गया, और उस एक को हमने 6 में जोड़ दिया, 6 में ऐड कर दिया, तो 6 + 1 7 हो गया, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, यानी कि 737 आपका आंसर हो जाता है। ये हमारे कैरी ओवर वाले एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे 3 डिजिट वाले जो एग्जाम्पल है उनकी। आप देख पा रहे होंगे कि 3 डिजिट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही बार देना है। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को इसमें पेन पेपर की जरूरत शायद पड़ जाए। 2 डिजिट में नहीं पड़ेगी, वो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 5-7 एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा वो। तो 127 का समझते हैं, इसमें हम करते कैसे हैं। तो अगेन देखिए, लेफ्ट और राइट में जो भी है वो एज इट इज लेफ्ट राइट में चली जाएगी। तो 127 में लेफ्ट कौन है, 1 है, और 7 क्या है, वो राइट में है, सबसे राइट में है, तो उसको हम साइड में ले लेंगे, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में। तो 1 लेफ्ट में ले लिया, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, और ये जो 7 है इसको हमने राइट में ले लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में लेना है। उसके बाद में एक एक करके आएंगे साथ में। तो 7 और 2 को ले लेंगे सबसे पहले, तो ठीक है, तो 2 + 7 हो जाएगा। और उसके बाद में हम दूसरी 2 डिजिट को भी लेंगे, यानी कि एक एक करके लेंगे। पहले पहला वाला ले लिया, पहले इसके साथ में, अकेला कोई नहीं आएगा यहां, ठीक है, हमेशा जब भी आएंगे वो पेयर में आएंगे। तो 7 और 2 हो गया एक पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 7 को चूज किया, तो 7 के साथ में पेयर कौन होगा, जो डिजिट 2 है, तो 7 + 2 आ गया यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से जब 2 को लेंगे तो 2 के साथ में पेयर कौन है, कौन बनाएगा, 1, तो इसलिए हमने 2 + 1 को ले लिया, और लास्ट में अकेला बचा 1, तो वो तो पहले ही आ चुका है लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से 7 + 2 को हम एज इट इज जोड़ देंगे। यहां कैरी ओवर का सिनेरियो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग बॉक्स रखे हैं। तो 7 + 2 हो गया 9, 2 + 1 हो गया 3, तो 1397 ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 हो गया। इसी तरीके से हम आगे के क्रम में क्या क्या याद करने वाले हैं, जितने भी तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, या 10 डिजिट क्यों ना हो, उनको किस तरीके से फास्टर वे में करना है वो हम आगे समझेंगे अपने स्टैंडर्ड या एडवांस में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। अगर आप चाहें तो इस बार एक नया इतिहास अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, एक नई हिस्ट्री बना सकते हैं अपने एकेडमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार कि हम पूरा ओवरव्यू देख लें, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। अब जो आगे हम करने वाले हैं टेक्निक्स में, वो सबसे पहले तो हम एडवांस लेवल पर फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आज का तो बहुत बेसिक था, अब हम एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। इसके अंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना होता है वो हम समझते हैं, राइम्स मेथड को समझते हैं, उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन का पूरा एक मॉड्यूल रहता है, उसके बाद में माइंड मैप्स को हम समझते हैं, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी बुक्स याद करेंगे तब आपको माइंड मैप्स की जरूरत पड़ेगी। तो माइंड मैप्स का पूरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया जाता है। रिवीजन प्लान अभी तो बहुत फास्ट समझा है, लेकिन पूरा डिटेल में समझते हैं, स्पीड रीडिंग को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। डिजिट का एक डेमो आप कर पाएंगे। डिजिट के डेमो में कोई भी आपको चाहे 500-600 बाइनरी डिजिट्स भी दे देता है, आपको लिखवा दिया सामने, उसको कैसे समझना है वो भी यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा मेमोरी पैलेस कैसे बनाते हैं, जिस तरीके से एक लाइब्रेरी रहती है उस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पैलेस बना दिया जाता है, जिससे आप हर एक सब्जेक्ट को वहां पर फिट कर सकें और पेज नंबर सहित पूरी बुक आपको याद हो सके। उसके अंदर भी हम मेमोरी पैलेस यूज करेंगे। कंप्लीट एकेडमिक फाउंडेशन, जो भी आप स्कूल में पढ़ेंगे, जो भी आप कॉलेज में पढ़ेंगे, जो लाइफ टाइम आपको फाउंडेशन की जो बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा का पूरा इन पावरफुल टेक्निक के अंदर शामिल होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 21 मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स को हमने यहाँ कवर किया है।
अब मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जो स्टैंडर्ड और एडवांस वर्जन है, इसके अंदर हमने 21 मॉड्यूल्स लिए हैं। सबसे पहले आ जाता है आपकी फाउंडेशन। तो पूरी फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाता है। ये तो लेवल 0 था, अब लेवल 1 के ऊपर काम करेंगे, स्टैंडर्ड प्लान के ऊपर काम करेंगे, जिसमें आपकी पूरी फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाएगा। सेकंड होता है, आपको कोई भी स्पेलिंग याद करनी है, इवन एक पूरी की पूरी डिक्शनरी अगर आपको याद करनी है, तो हाउ टू रिमेंबर स्पेलिंग्स एंड एंटायर डिक्शनरी, ये हमारे दूसरे मॉड्यूल के अंदर रहेगा। तीसरे मॉड्यूल में रहेगा हमारा हाउ टू लर्न टेबल्स। टेबल्स को कैसे लर्न करें, यह आपका थर्ड मॉड्यूल में रहने वाला है। देन हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशंस, ये पूरा एक मॉड्यूल डिफरेंट रहेगा। फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है लॉन्ग टाइम तक, ठीक जैसे हमने लिंक मेथड और ये सारे मेथड जो आज समझे हैं, इसी तरीके से हम आगे की बात करेंगे। इसी तरीके से इसी क्रम में बढ़ते हुए जो लोगों की फिजिक्स है अभी, तो हाउ टू रिमेंबर फिजिक्स फॉर्मूलाज, ठीक है, फिजिक्स की थ्योरी को कैसे याद करना है, फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, ये पूरे एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे। फिर आ जाता है आपका केमिस्ट्री के इक्वेशंस, हाउ टू रिमेंबर केमिस्ट्री इक्वेशंस, ये हम अगले मॉड्यूल में समझेंगे। हाउ टू लर्न पीरियडिक टेबल, जो भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, जो भी स्कूल में या इवन जो आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं, जो पीरियडिक टेबल को याद करना चाहते हैं बहुत ही फनी वे में, बहुत ही इजीएस्ट वे में, वो उनको ये मॉड्यूल दिया जाएगा। हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, पूरा कंप्लीट, इसकी तो इतनी बड़ी फाउंडेशन है, क्योंकि बुक्स आपको जब याद करवाएंगे तो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। टेक्निक्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे, ये पूरा आपको बताया जाएगा, जो हमने मेजर सिस्टम के अंदर भी थोड़ा बहुत समझा था, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर हिस्ट्री डेट्स, ये मेजर सिस्टम आपको करवाई दिया है, उसको और गहराई से समझेंगे, किस तरीके से हिस्ट्री की डेट्स को याद करा जाता है, वो पूरा का पूरा एक डिफरेंट मॉड्यूल आपको दिया जाएगा। हाउ टू रिमेंबर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, हाउ टू रिमेंबर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स इन इंडिया, तो ये सारी की सारी इस मॉड्यूल के अंदर रहने वाली हैं। फिर आ जाता है हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फास्टर, ठीक है, तो कोई भी नई लैंग्वेज आपको सीखनी है, वो पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल रहेगा। हाउ टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या जो करेंगे, ठीक है, आज क्योंकि फाउंडेशन आज से बनती है, तो उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद रखने हैं, उसकी हम बात यहां करेंगे। इनकम टैक्स के सेक्शन, जो भी सीए बैकग्राउंड से हैं, उनको इनकम टैक्स के सेक्शंस कैसे याद रखने हैं, वो पूरी टेक्निक्स यहां सिखाई जाती हैं। हाउ टू मेमोराइज नेम्स ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, दुनिया में जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी माउंटेन हैं, उनको कैसे याद रखना है, वो इस टेक्निक के अंदर बताया जाएगा। हाउ टू रीड फास्टर, 3 to 5x फास्टर, तो स्पीड रीडिंग का पूरा एक बेस क्लियर किया जाएगा। यहां पर पूरा एक डिफरेंट मॉड्यूल रहने वाला है। रिवीजन प्लान कंप्लीटली एक डिटेल्ड रहेगा, उसके बारे में हम यहां बात करेंगे। माइंड मैप टेक्निक्स, ये बहुत एडवांस वर्जन है। ये माइंड मैप टेक्निक को एक बार समझ लेंगे आप, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। डोमिनिक ओब्रायन है, जो वर्ल्ड के बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं मेमोरी के, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि माइंड मैप जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो माइंड मैप टेक्निक को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, सो दैट आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए। हाउ टू रिमेंबर 300 ईयर्स कैलेंडर, इसमें 300, 500, 1000 साल, कितने का भी आप याद कर सकते हैं। तो कैलेंडर, जो पुराने कैलेंडर हैं, उनको कैसे याद रखा जाता है, ये पूरा का पूरा हम इसमें शेयर करने वाले हैं। हाउ टू रिमेंबर एंटायर बुक, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, आपको पूरी की पूरी बुक याद करनी है, पेज नंबर सहित याद करनी है। तो हाउ टू रिमेंबर एंटायर बुक, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर ये सबसे लास्ट में हम लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी टेक्निक्स का यूज हमें करना पड़ेगा, सो दैट आप पूरी की पूरी बुक को ही याद कर लें कि पेज नंबर 55 पर क्या है, पेज नंबर 73 पे क्या है, पेज नंबर 90 पे क्या है। इस तरीके से मात्र 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी बुक आप याद कर पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट एक मॉड्यूल इसमें रहने वाला है। ये हमारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं। इसके बाद में अब मैं बात करूंगा कि जो बच्चों ने ये ले लिया है पहले ही प्रोग्राम, वो क्या बोलते हैं। तो हमारे सामने आया है अप टू 20 to 25% अकेडमिक्स में ग्रोथ मिली है। जो बच्चे 60% स्कोर करते थे, कुछ तो और बड़े लेवल पर चले गए, 90% तक स्कोर कर दिया, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो करीब 20 to 25% अकेडमिक्स के अंदर ग्रोथ मिल जाती है। 3 गुना उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ गई है, 3 गुना उनकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ गई। वो आज आपने देख भी लिया होगा, जो हमारी फ्री वर्कशॉप है, इससे विजुअलाइजेशन पावर को बेटर किया जा चुका है। 3 to 5x स्पीड रीडिंग उनकी बढ़ चुकी है, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उनकी, ऑब्जर्वेशन काफी बेटर हो गया है, उससे भी काफी हेल्प उनको मिली है। इसके बाद में जो सेल्फ स्टडी हम करते हैं, उसके अंदर जो हमारा मन नहीं लगता है, तो इंटरेस्ट बिल्डिंग इन सेल्फ स्टडी ये हुआ है।
फोकस और अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। और जो सेल्फ स्टडी हम करते हैं, जब हमारा फोकस बढ़ता है, जब हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, जब हमारी जो इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टडी आवर्स हैं वो बच्चों के बढ़ जाते हैं। ये भी हमें देखने को मिला है। 3x फास्टर लर्निंग, अगर कोई चीज़ आप 1.5 घंटे में पढ़ रहे थे तो करीब 30 मिनट के अंदर आप उसको उतना लर्न करने लग जाते हैं। बेटर कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन, कंपटीशन एग्जाम की आज से आपकी फाउंडेशन बनेगी, चाहे वो आईआईटी जेई का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो। जो भी फाउंडेशन है वो आज से हमें बनानी होगी, तो इससे बन जाती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड, जब आप बुक को ही पेज नंबर सहित अगर याद कर सकते हैं तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा इसके अलावा रह जाता हो। तो किस तरीके से हर चीज को कवर करेंगे वो इसके अंदर पूरा रहेगा। तो जो सुपर मेमोरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी दिया जाता है और ऑफलाइन स्कूल के अंदर भी दिया जाता है। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मोबाइल ऐप के अंदर अप्लाई करते हैं, 1 करोड़ रुपए के प्राइस पूल के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल इसके अंदर रहता है। तो जो भी लोग ये कोर्स लेंगे उनको 1 करोड़ के प्राइस पूल के लिए एंट्री मिल जाएगी। और अगर आप कंपटीशन में, इसमें चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा, अगर आप भाग लेते हैं तो आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल 1 करोड़ का प्राइस पूल इसमें दिया जाता है। एक और चीज, अगर आपके ऊपर इंपैक्टफुल नहीं रहता है तो विद इन 7 डेज आप 100% मनी बैक गारंटी के साथ में ये लेते हैं। पूरी तरह से आपका मनी जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इंडिया के अंदर ये मेमोरी के केस में सिर्फ ब्रेन रिकॉर्डिंग कंपनी है जो ये ऑफर करती है। इसके साथ बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे रिकॉग्निशन पैन इंडिया मिल चुके हैं और करीब 200 से ज्यादा न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। कंपनी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है कि करीब 9 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर पहले 3 महीने के अंदर, जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो मात्र 3 महीने के अंदर 9 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर लोग हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ इस वर्कशॉप को यहीं एंड करते हैं। और जो भी लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो मोबाइल ऐप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इंडिया के 300 से ज्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है और धीरे धीरे ये और बढ़ते जा रहे हैं। जल्द ही अगर आपके शहर में अभी नहीं है तो वहां भी पहुंचने वाले हैं।